Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. So this is my first podcast और पिछले दिनों मैं एक डिनर में इनवाइटेड था एनएडी स्कॉलर्स के हवाले से। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई। वहाँ जो एनएडी स्कॉलर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट मोहम्मद सुहेल अहमद साहब से। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन उन्होंने वहाँ प्रेजेंट की। सो मैंने सोचा कि अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए मोहम्मद सुहेल साहब को जहमत दी जाए और इनसे गुफ्तगू की जाए कि जो एनएडी स्कॉलर्स प्रोग्राम है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं अ, उसको यहाँ नुमाया किया जाए, और ताकि हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान में एनएडी से या तालीम और तरबियत से अटैच हैं उनको कोई चीज़ उनको फ़ायदा हो सके। सो अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। से? शुक्र। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। और अ, आज का जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो मैंने सोचा कि आपसे शुरू किया जाए। और मैं आया था आपके डिनर में, जो एनएडी का स्कॉलर डिनर हम्म। था। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। बहुत ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिखाई कि आप लोग क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए, स्पेशली एनएडी के जो बच्चे हैं। सो कुछ अपने बारे में पहले बताएं। एनएडी से आपका ताल्लुक है, कराची से आपका ताल्लुक है, बताएं ज़रा अपने बारे में। हाँ, मेरा कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन ये समझे कि 1989 90 के अंदर मैं अमेरिका आया था। हम्म। मास्टर्स करने पहले मास्टर्स करने के बाद मैं वापस चला गया था। मैं एनडी में पढ़ाता हूँ था उस ज़माने में। और उसी के बाद 1 साल के बाद मुझे पीएचडी की स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं उस पीएचडी की स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आया। मैंने पीएचडी कंप्लीट करी। और जो आ, यहाँ पे इतने साल रहते हुए आ, ना सिर्फ रिसर्च करी, बल्कि यूं कहें कि आ, अपनी लैब क्रिएट करी थी हमने वेन स्टेट के अंदर, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में। हम्म। वहाँ पे मैं 2008 तक रहा, फ्रॉम 1996 से। आ, फिर मैं ईस्टर्न मिशिगन में हूँ आजकल। वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। मेरे पास 2 मास्टर्स की डिग्रीज हैं, एक पीएचडी है। आ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। मेरी वाइफ जो है मेरी क्लास फेलो थी, नाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 की फैमिली है माशाल्लाह। हम लोग का पाकिस्तान से राब्ता रहता है, रोजाना रहता है, बल्कि यूं कहा जाए कि रोजाना 3 से 4 घंटे राब्ता रहता है किसी न किसी तरीके से। सही। अ, तो ये छोटा सा मुख्तसर था। तो एक और बात कह दूं कि क्यों मैं यहाँ पे आया था, जिसको हम कॉट स्कॉलरशिप्स कहते हैं, सेंट्रल और ओवरसीज ट्रेनिंग। ओके। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से हमको मिली थी। क्योंकि मैं वापस नहीं गया पढ़ाने के करने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने एनईडी के भी पैसे वापस करे, और जो मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे वो भी पैसे मैंने वापस करे उनको। हम्म। और मकसद यही था कि हाँ, कोई वजूहत होती है, इंसान जो फैसले करता है इस तरह से। तो आई डिसाइडेड एंड माई वाइफ डिसाइडेड टू स्टे हियर। उसकी भी जॉब बड़ी अच्छी थी। शी वाज यूज्ड टू वर्क एट नेस्पार्क। ओके। And so, but again, there were some things that we have to put in to our decision making process, based on which अब हमने डिसाइड किया कि हम अमेरिका में रहेंगे। कोई अराउंड 2006 में, हाँ, हम देखते थे कि लोग बैठे हुए हैं अपने, जब तो देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जब डिनर्स होते हैं लोगों जी। के घरों में, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग बातें कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान की बातें हो रही होती हैं। जी। तो एक बात जो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि ये लोग बात तो करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सही। तो मैंने अपने क्लास फेलोज का एक ग्रुप है, हम 1981 में एंटर 80 81 में एंटर हुए थे एनईडी में, और हम्म। 86 में हमने ग्रेजुएशन करी थी। ओके। तो हमारा जो बैच था उसके यहाँ पे अराउंड 20+ लोग थे। तो हमने एक छोटा सा ग्रुप हमने क्रिएट किया, कोई अराउंड 9 लोगों का। एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट कैन वी डू।
तो उसमें कई बातें जहन में आई, और एक बात जो जहन में आई कि यार कुछ गुर्बत तो मिटा नहीं सकते, जी। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, तो उस पे ये सोचा गया कि तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए। और हमने पहली स्कॉलरशिप अपनी स्टार्ट करी थी अपने 4 दोस्तों के नामों से, जो कि ड्यूरिंग आवर स्टडीज एट एनएडी पास आउट हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमने उनके नाम से 4 स्कॉलरशिप स्टार्ट करी 2006-7 के टाइम फ्रेम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ से आज तक का एक सफ़र है जो हम मुसलसल करते चले जा रहे हैं। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने जैसे बताया कि मेरी दो दो बच्चे हैं, और अ, बस अब ये है कि एक लाइफ है चल रही है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला रहे हैं। अच्छा, तो सोहेल भाई, जैसे आपने बताया जो आप स्कॉलरशिप पे आए, तो वो पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट के ग्रांट पे थे या यूएस? पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान के। सो फिर आपने बताया कि उसको आपने वापस भी की। सो आपको क्या ख्याल आया? आपने बताया कि जैसे डिनर्स पार्टीज में जाते तो इस तरह से, लेकिन क्या मतलब एनईडी के और स्कॉलरशिप के हवाले से क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे दूसरे किस्म के मतलब चीजें मनवा देते हैं, बच्चों की शादियां करवा देते हैं। तो ये कैसे सोच में आया कि यार एनईडी स्कॉलर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू करें? और ये किसका किसका थॉट था, किसका एक आइडिया था कि यार इससे शुरू करते हैं? और आपको एनएडी से कितनी फीड, मतलब एनएडी से कितनी सपोर्ट मिली, एनएडी कराची से कितनी सपोर्ट मिली इस मामले में? बहुत ही तगड़ा सवाल है। अम, देखिए, जब हम बैठ के बात करते हैं ना, तो बात होती है कि हम खुद कहाँ से उठे, हमारा खमीर क्या है, हमारा रूट्स क्या है। सही। हम जितने भी दोस्त हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग पीआईबी कॉलोनी, जहांगीर रोड, मार्टन रोड क्वार्टर्स के एरिया में पल के बड़े हुए हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। लेकिन हमने एक बात नोट करी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली, हम्म। और उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो 80s में और से तक थी, मैं कहूँगा 90s में भी 90s तक थी, लेट हाँ 90s के मिड तक तो कहूँगा थी। हम्म। वो ये थी कि हमारी एजुकेशन जो थी, हायर एजुकेशन, वो ऑलमोस्ट फ्री थी। सही। आपने अमेरिका में देखा होगा कि सबसे कॉस्टलीस्ट चीज़ जो अमेरिका के अंदर है वो हायर एजुकेशन है, जी। लेकिन K-12 जो है वो फ्री है, जी। जी। ऑलमोस्ट बिल्कुल, आपको कुछ नहीं देना पड़ता। हमारे यहाँ एक नया तरीका आया। हमने नोट किया कि जो हमारे दोस्त जिसको हम पीला स्कूल या जी। गवर्नमेंट स्कूल कहते थे उस जमाने में, उसके पढ़े हुए, और उन्होंने आज क्या क्या माशाल्लाह से अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो जो हमें बात समझ में आई वो ये थी कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आपको वो मिल जाए तो आप अपने पूरे खानदान की तकदीर बदल सकते हैं। बेशक। सही। तो ये एक वो पॉइंट था जिसको हम लेके चले, और इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन है वो मैं ये कहूंगा कि हमने एक बात सोची कि जब हम पढ़ते थे तो उस जमाने में कंपटीशन जो होता था वो ये होता था कि भाई अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए: अच्छी किताब, हम्म। और दूसरा लाइब्रेरी तक की एक्सेस। ओके। ठीक है ना? जो लाइब्रेरी तक पहुंच गया पहले और उसने किताबें पिक कर ली अच्छी वाली, अब उसके पास नोट्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है, और वो फ्लरिश करेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी थी। सही। कोई भी आ सकता है लाइब्रेरी वहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, वो हम कराची के अंदर हम लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी जाते थे, या फिर हम ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी या अमेरिकन काउंसिल की लाइब्रेरी जाया करते थे। लेकिन हुआ ये कि एक कोई 90s वगैरह के अंदर ये इंटरनेट बूम हुआ। जी। ये ये एकदम से बूम आया आपके पास सेल फोन्स का। हम्म। अब क्या था कि जिनके पास पैसा है वो तो ले सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, सही। लामहदूद है। सही। वो बच्चा जो कि एक घर के अंदर कंप्यूटर यूज कर रहा है, और स्कूल के अंदर लैपटॉप यूज कर रहा है, और जब वो भी नहीं है तो फोन के ऊपर
नेट पे मौजूद है, हम्म, और उसके अंदर आपको मालूम है हर चीज मौजूद है। जो आप देखना चाहें, जो आप सीखना चाहें, हर चीज मौजूद है। तो ये जो बैलेंसिंग नहीं थी, इसको हमें बहुत ही ज्यादा इस पे होती थी कि अब बैलेंस नहीं रहा, जिसको हम कहते हैं लेवल फील्ड। जी। लेवल फील्ड नहीं रही। जब लेवल फील्ड नहीं रही तो इसका मतलब है कि अब अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनको मिल सकती है जिनके पास पैसा है। एग्जैक्टली। और ये वो पॉइंट था जिसपे हमने कहा कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे तो हम स्टूडेंट को जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसके पास से पैसे का की जो स्ट्रेस होती है उसको खत्म कर देंगे, सही। और उसके बाद देखेंगे कि वो किस तरह ग्रो होता है। तो ये वो पॉइंट था कि जो कि हम लेके चले अपने उसमें। और मैं बताऊं, हम कंटिन्यूस वर्क करने वाले वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है एनईडी के अंदर, जो मुसलसल 2006 से कंटिन्यूस हम लोग को भी कोई साल हमने लूज नहीं किया है। हर साल हमने स्कॉलरशिप दी हैं, हर साल हम। तो ये हम समझते हैं कि दो वजह से हुआ। एक तो हमारी डोनर्स जो थे, वो जो हमको देते हैं पैसे। दूसरा हमारा मेंटर्स। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सवाल करेंगे इसके बारे में, तो क्या मेंटर्स क्या होते हैं हमारे। लेकिन आपने एक सवाल किया था कि एनईडी ने कितनी हेल्प करी। एग्जैक्टली। एनईडी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। किस तरह? ये मैं आपको बताऊं कि एनईडी की खुद में एक अच्छी बात ये हुई हमारे बाद कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, स्टूडेंट अफेयर्स का, ओके। जो कि स्टूडेंट्स की के लिए काम करता है। सही। उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनको देखने के लिए। तो हम उस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हुए, हम्म, और हमने शुरू में उनके साथ मिलके, उन्होंने हमारी हेल्प करी। एप्लीकेशंस लेते थे वो, हमें एप्लीकेशंस भेजते थे यहाँ पे। फिर हम लोग इंटरव्यू लेते थे, वो लोग भी आते थे। हम लोग क्योंकि यहाँ पे सब काम करने वाले, तो कोई वीकेंड पे कहा, वीकेंड के अलावा मिलता नहीं था। तो वो बेचारे सब वीकेंड पे मौजूद होते थे वहाँ पे, और हमारा नेट होता था, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते थे। वो 5-5 6-6 घंटे इंटरव्यूज चलते हैं हमारे, और वो हम्म, लोग होते थे। तो ये जो कमिटमेंट था ना, हमको वहां से मिला। मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग। मैं हमेशा जब भी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स से बात करता हूँ, डॉक्टर अली हसन से, मैं उनको यही कहता हूँ कि यानी कि आप लोग तो डबल कमा रहे हैं। एक तो आपको यहाँ से तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो आप दुआएं ले रहे हैं ना लोगों की, वो अनलिमिटेड दुआएं मिल रही हैं आपको। तो ये तो एक तरह की लॉटरी है आपकी। तो मैं समझता हूँ कि एनईडी ने हमारा बहुत साथ दिया, और इस उसी साथ का न वजह है ये कि आज हम ना सिर्फ एनईडी में स्कॉलरशिप्स देते हैं, बल्कि एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हम रेंट, अब पहले हम लोग दे दिया करते थे। अब हम क्या करते हैं, उनको ड्यूरिंग देयर स्टडीज के लिए रेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी तमाम जिम्मेदारी हमारी होती है। खुदा ना खास्ता वो टूट जाता है, वो उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है, कुछ भी हो, हम 100% वारंटीज होती हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स को एक पैसा नहीं खर्च करने देते हैं। और ये फिर हम, हमारे पास इस वक्त कोई अराउंड 300 से ज़्यादा लैपटॉप्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास हैं, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। इस साल भी हम 100+ लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है कि जब वो बच्चे ग्रेजुएट कर जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, तो वो उनको वापस नेक्स्ट करते हैं। बैच को वापस देके वो नेक्स्ट बैच को जो नेक्स्ट। वो फिर हम वो फिर हम रिफर्बिश करवाते हैं। अच्छा। जो इस काबिल होते हैं कि दूसरों को दिए जाएं, वो दिए जाते हैं, वरना उनको सेल करके हम दोबारा नए खरीदते हैं। तो एक सिलसिला चलता रहता है। उसमें ये होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो शुरू में है, एक लैपटॉप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 70 से 75 हज़ार का मिलता है सेकेंड हैंड, और अगर नया लेते हैं तो 1.5 लाख से कम का नहीं मिलता कोई भी ढंग का। तो उसी लिहाज से हम ये इतनी बड़ी जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी ड्यूरिंग कोविड, कोविड के अंदर बगैर लैपटॉप के आपका कोई नहीं नहीं चल। कुछ कर सकता था, आपको भी मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिनको हमने जो सपोर्ट किया था, वो पोजीशन होल्डर्स हैं। ओके। ये कोई ऐसे नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ले ली और फिर कुछ नहीं किया। ये वो हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं।
और इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से लोगों ने तो अभी से नाम बना लिया है। मुझे याद है जब मैं स्कॉलर्स एनईडी स्कॉलर्स डिनर स्कॉलरशिप डिनर पे था, तो मुझे आप वहाँ पर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में एक साहब का जिक्र किया था जो आई थिंक ठट्टा थर पावर प्लांट का में काम कर रहे हैं। नाउ ही इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। उनका क्या नाम है और उनकी क्या स्टोरी है, आप जरा बताएंगे। ये वो स्टोरीज हैं जो कि जो मुझे बयान करने में बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि सक्सेस जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो गेज करना बड़ा मुश्किल होता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम बहुत इत्मीनान से उसको गेज कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टाइम और मनी का, हम्म, वो किस तरह से फ्लरिश कर रहा है। जिस लड़के की आपने बात करी है उसका नाम है मुकेश कुमार। हम्म, मुकेश कुमार जो थे हैं माशाल्लाह से, वो एक किसान के बेटे हैं। सही। मैं आपको तस्वीर दूंगा ताकि आप लगाएं, उसकी तस्वीर देखें कि इनका घर देखें, झुग्गी है एक, इनका गांव देखें, छोटी छोटी झुग्गियां हैं। और इसको जब हमने इंटरव्यू में पिक किया था तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी इसकी, वो ये थी कि ये कहता था, इसने बताया कि मैं अपने गांव में जब भी रह जाता हूँ, मैं अपने वहाँ के गांव के बच्चों को पढ़ाता जरूर हूँ। सही। तो वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था वहाँ पे फ्री में, ताकि वो बच्चे निकले वहाँ से। सही। और आज माशाल्लाह उसने 2 साल पहले वो ग्रेजुएट हुआ था। हम्म, और 2 साल पहले वो ग्रेजुएट होने के बाद सिविल इंजीनियरिंग से, और आज वो थर पावर प्लांट के अंदर काम करता है। तो वो जो कि एक किसान का बच्चा था, वो सही। आज इंजीनियर बना हुआ है। और तो आजकल वो अमेरिका आने की तैयारी कर रहा है ताकि वो उसकी हायर स्टडीज को ले सके यहाँ से। ये एक इसको इस समय ये स्टोरी है, लेकिन असल में बात क्या है कि अब एक बच्चे ने पूरा अपना खानदान बदल दिया। एग्जैक्टली। एक और था हमारे पास है आजकल, वो अपने गांव में जब खड़ा होता था बचपन में, तो सामने उसको वो नजर आते थे, रिग्स, ऑयल रिग्स। सही। सिंध का बच्चा है वो। तो ऑयल रिग्स होते थे, तो वो हमेशा उसके दिमाग में होता था कि यार मैं भी एक इंजीनियर बनूंगा और इसी तरह से वाइट कोट पहन के मैं यहाँ पे सर्व करूंगा। और वो ज्यादातर चाइनीज थे उस जमाने में जो उनको वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। और आज वो माशाल्लाह बच्चा जो है, वो पेट्रोलियम इंजीनियर है। अभी वो दुबई में अब एक जो सबसे बड़ी दुबई के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है पेट्रोलियम की, उसमें अपना रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करके आया है। उसको स्पॉन्सरशिप जो मिली हुई है, हमने तो दी थी इसको स्पॉन्सरशिप जाने और आने के लिहाज से, लेकिन उसको एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप दी स्प्रिंट के नाम से एक कंपनी है वहाँ पे, ऑयल एंड गैस की। उन्होंने स्पॉन्सर किया और अब उन्होंने उसको ऑफर किया हुआ है इंटर्नशिप की जॉब हाँ। इस्लामाबाद में। तो ये अच्छा, इसका वालिद क्या थे? इसके वालिद मैकेनिक थे पीएफ के अंदर। अच्छा। इसकी 2 छोटी बहनें हैं जो कि ल्यूकीमिया के मरीज हैं। एंड ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 kids. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Now he is on his own. I know within few years he will be earning more than 150,000. और ये वो चीजें हैं जो कि जब स्टूडेंट्स को हम ग्रूम करते हैं ना, तो ये वो नेचुरल चीजें हैं जो कि उनमें उजागर होती हैं कि किस तरीके से उनको अपने आप को दूसरों से सेपरेट करना है। तो ये वो स्टोरीज थी जो आपने उस दिन सुनी थी और उनकी वीडियोस देखी थी। अच्छा अच्छा, सर साहब एक और बात बताएं। जैसे आप इन बच्चों को इतने मतलब लो इनकम बैकग्राउंड से सिलेक्ट करते हैं और उनको इतना ग्रूम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सो उनसे आप कुछ वादे वफा लेते हैं कि जब आप इस कंडीशन में होंगे कि देन यू कैन सपोर्ट अदर पीपल। सो इस किस्म का कोई होता है, मतलब इट शुड बी अ चेन बिकॉज हम लोग यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं है। तो आप इस तरह की कोई चीज करते हैं कि मतलब आप जब ग्रेजुएट कर जाओ एंड देन यू सपोज टू अर्न दैट मच ऑफ मनी, सो आप भी किसी बच्चे को एनईडी में या एनईडी से बाहर उनको स्कॉलरशिप दोगे या उनकी हेल्प आउट करोगे डिफरेंट फील्ड्स में, ऐसा कुछ होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि आपने सही कहा कि हम आज हैं कल नहीं है। हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं किसी
इंसान का नाम नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी और एंटिटी खुद होती हैं। हम्म, तो हमारा सबसे बड़ा जो आजकल, आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ दैट वी हैव ग्रोन सच इन सच अ वे, जो आजकल हमारा सबसे बड़ी हमारे लिए काम है वो ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी किस तरह लेकर आएंगे। और सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा मॉडल बिल्कुल क्लियर है। और वो मॉडल ये है कि आज हम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम चैरिटीज पे चलते हैं। ठीक है। लेकिन कल हमारा इरादा ये है कि हम चैरिटीज लेना बंद कर देंगे, और वो बच्चे जो हमारे प्रोग्राम से निकले हैं वो ही इसको फंड करेंगे। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने कोई अराउंड 12 लाख रुपए इन बच्चों से जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं उनसे कलेक्ट किया था। इस साल हमारा इरादा है कि हम 25 से 30 लाख के करीब इंशाल्लाह तक जाएंगे। क्या हम पहुंच सकेंगे अभी अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये कमिटमेंट हम लेते हैं। ना सिर्फ कमिटमेंट लेते हैं बल्कि एक हमारे एक अगर आप पूरा मॉडल देखें हमारा, उस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रोफेशनलिज्म है, और उसके साथ साथ इक्वल इंपॉर्टेंस तरबियत है। और तरबियत में जो पहली चीज सिखाई जाती है वो ये है कि आज एक अजनबी ने तुम्हारी मदद करी, कल तुम्हें खड़े होना है किसी अजनबी के लिए। और मैं कल का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं कि आज से शुरू करोगे वो। तो हर बच्चे को वहां पे वॉलंटियर करना जरूरी होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास अपने प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह एक हमारे पास मेडिकल ग्रुप है। हम्म, उस मेडिकल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जो कभी भी किसी भी हमारे स्कॉलर्स को, हम अपने बच्चों को स्कॉलर्स कहते हैं, किसी भी स्कॉलर्स को अगर कोई परेशानी होती है उसके घर वालों को या उसको, वो मेडिकल सारी तैयारियां करके रखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हमारे जिम्मे होता है, दवाइयां हमारे जिम्मे होती हैं। ठीक है। लेकिन अब इस पूरे चीजों को अरेंज करना, उसको मैनेज करना, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है हमारे पास, उसके वालिद इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है। हम्म, उनको हर 3 दिन बाद 2 ब्लड की बॉटल्स की जरूरत होती है। कहीं नहीं जाते, हमारा अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स के अपने घर वाले हैं जो आते हैं और डोनेट करके जाते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे कहा कि ये सिखाना, ये जो तरबियत है ना, ये तरबियत बहुत जरूरी होती है। इस तरबियत के लिए हमारे पास मेंटर्स होते हैं। हर स्टूडेंट्स 3 या 4 का ग्रुप जो होता है वो एक मेंटर के साथ काम कर रहा होता है। उस मेंटर का काम होता है उसको ये वाली बातें बताना। प्रोफेशनलिज्म तो अपनी जगह पे है, वो तो सीख रहे हैं वो वहां पे। और जो हमारे यहाँ से मेंटर्स होते हैं वो भी इंजीनियर्स ही होते हम्म, हैं, वो भी सिखाते हैं उनको, वो भी बताते हैं कि देखो ये नई चीज आ रही है, इधर जाओ, ये सीखो, आके 4 साल बाद ये तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि नमाज पढ़नी है वक्त पे, है ना, वालिदैन का ख्याल रखना है। अगर एक दफा कहा किसी ने, किसी बुजुर्ग ने, तो आपको उसकी सुननी है। तो ये चीजें फिर हम, हमारे पास जिसको हमारे बच्चे कहते हैं जासूस हैं, तो हमारे कुछ जासूस भी होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं, और हमें खबर हो जाती है सो कि किसने क्या नहीं किया। सो अगर मैं बोलूँ कि आप तालीम के साथ साथ तरबियत भी करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो नहीं, तालीम बिल्कुल तो आप गलत प्रोवाइड नहीं। करते हैं और तालीम के साथ साथ उनको तरबियत भी दे रहे हैं कि आप एक अच्छे शहरी, अच्छे औलाद, अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, और आप उनमें एक शऊर जगा रहे हैं, एक शऊर पैदा कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा सिटीजन भी बनना है। ये लफ्ज जो है ना, आपने वर्ड बड़ा अच्छा यूज करा है कि सिटीजनशिप। जी। हमारे जमाने में कोर्स हुआ करता था सिविक्स का, एग्जैक्टली। सोशल स्टडीज के साथ हम पढ़ते थे। सिविक्स जो पोर्शन है ना वो ऑलमोस्ट गायब हो गया है हमारे पाकिस्तान में करिकुलम से। एग्जैक्टली। लेकिन ये वो चीज है जो हमको बताती है कि हमारा नेबर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दीन तो सिखाता ही है हमको कि बगैर इर्रेस्पेक्टिव के तुम्हारा क्या मजहब से ताल्लुक रखता है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। इररेलेवेंट है उसको, वो भूखा रहेगा तो हमसे पूछ होगी। तो ये बातें जो है ना, रिमाइंड करवाना, हमारे पास इसके सिलसिले में वेबिनार्स होते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं स्टूडेंट्स को करना, उनके इनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं।
फिर हर स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो हर साल 3 या 4 एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करे, अच्छा। उसके पैसे हम देते हैं। जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर। अब उसके अंदर हमारे 2 स्टूडेंट्स गए, उनकी तमाम फीस हम दे रहे हैं। 10,000 रुपीज का एक कोर्स है वो, और वी विल पे फॉर इट। अब ये देखें कि एनईडी के अंदर जब हम गए थे तो हमारी जो टोटल फीस थी, मेरा ख्याल है 450 रुपए थी। अच्छा। आज वो फर्स्ट ईयर की फीस 1,05,000 है। वाह। तो आप एक साल की फीस देखें पहले साल की, और आप ये देखेंगे कि कितना बड़ा फर्क आया है। जब हमने और पहली स्कॉलरशिप दी थी, मालूम है कितने हमने दिए थे पहली स्कॉलरशिप के एक साल के पैसे? 16,000 रुपए। अच्छा, ये जो आप फीस कह रहे हैं 1,04,000 हो गई है, ये खाली फीस है, इसमें दूसरी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी लाजमी? बुक्स नहीं है इसमें सही। शामिल, ठीक है। और जो बच्चे बाहर से आए हैं, हॉस्टल। हॉस्टल्स, 30,000 रुपए है हॉस्टल की फीस। एक वक्त का खाना 200 रुपए के अंदर होता है। ये चीजें जो है ना, जब आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यार ये तो अगर हमने इनका कुछ किया नहीं, तो ये जो सेपरेशन है, ये दीवार है, ये तो बढ़ती रहेगी, इसकी मोटाई बढ़ती रहेगी। सही बात है, सही कह रहे हैं। तो गुर्बत पूरी तरीके से कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि छोटे पैमाने पे उसको इस तरह से एड्रेस किया जाए कि हद नहीं। आप इस तरह समझे कि पूरी एनईडी के अंदर 12,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और एक साल पहले का मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो ये कहता है कि उसमें जो लास्ट हुकूमत थी, आप हमारी उन वो लोगों की एक प्रोग्राम था एहसास का, जी, ऐसा वो था। स्कॉलरशिप देते थे 1.25 लाख रुपए की, अच्छा। ठीक है ना। वो लोग स्कॉलरशिप दे के चले जाते थे, लेकिन उससे बड़ा फायदा हुआ बच्चों को। हम इस वक्त लार्जेस्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप देने वाले हैं एनईडी के अंदर। सही। लेकिन हम वही बात करता हूं मैं कि हम, क्या डिफरेंस है हम में और दूसरों में? हम सिर्फ पैसे दे के भूल नहीं जाते। हम जब हाथ पकड़ते हैं तो वो आखिरी वक्त तक हाथ पकड़े रहते हैं। जी, सही कह रहे हम हाथ पकड़ते हैं तो तुमको ये भी सिखाएंगे कि हाथ, किस सीधे हाथ से खाना कैसे खाया जाता है। एक तकरीब में बैठोगे तो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करोगे। अगर एक सेमिनार में जा रहे हो तो क्या ड्रेसअप होके जाओगे। अगर इंटरव्यू करोगे तो किस तरह करोगे। रेज्यूमे लिखोगे तो कैसे लिखोगे। ये तमाम चीजें बताते हैं, ये सिखाते हैं। तब कहीं जाके वो जो बच्चा हमारे हमारे से ग्रूम होके निकलता है, वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है। हैं। सही। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम आजकल तो पिछले 3 साल से तो हम अराउंड 20 के करीब स्कॉलर्स हमारे जी। ग्रेजुएट होते हैं। मैं और मैं उस 20 मैं में इसी से, पॉइंट जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ, श्योर श्योर श्योर। मुझे ये बताएंगे, जब फर्स्ट ईयर आपने ये शुरू किया था, तो फर्स्ट ईयर में आपने जो स्कॉलरशिप दी थी वो कितनी थी, और कितने लोग थे, कितने बच्चे थे? तो मैं यहाँ से फिर शुरू करूंगा, और वहां से अब तक का क्या सफर है। ये और एक और चीज ऐड करूंगा, सॉरी आपकी बात फिर काट रहा हूँ, कि उस वक्त जब आपने स्कॉलरशिप फर्स्ट प्रोग्राम जब शुरू किया था, उस फर्स्ट ईयर की जो आपकी फंडिंग थी वो कहाँ से आई थी? फैमिली से आई थी, आपने खुद से की थी, दो चार जो दोस्त आपने बताए उनसे आई थी? तो वो मुझे बताएं कि फर्स्ट ईयर आप लोगों का कैसा था। फर्स्ट ईयर का, मैं अभी भी मेरे पास कुछ तस्वीरें होंगी उसकी, कि हम हमें उसमें से मेरा ख्याल है 6 लोग यहाँ पे थे और 3 पाकिस्तान में थे। और हमने बस ये कहा कि मियाँ आप आए हो ना, तो जो दे सकते हो, ये 2007 की बात है, जो दे सकते हो यहाँ पे रख दो। सही। तो हमने टोटल उस वक्त 1,600, बल्कि यूं कहा जाए पाँच पाँच 1,540 रुपए जमा करे, डॉलर। या टोटल 6 लोगों ने यहाँ पे। और हमने उसको जब कैलकुलेट किया तो वो 4 बच्चों के फीस के पैसे बन रहे थे। तो हमने पहली स्कॉलरशिप जो स्टार्ट करी थी वो 4 बच्चों से करी थी। अच्छा सोहेल भाई, मुझे ये बताएं कि जो आपका पहला स्कॉलर था, मैं नाम नहीं पूछूंगा, ऑब्वियसली आपको नाम याद होगा,
सो ये मुझे बताएं, जो आपका पहला स्कॉलर था वो इस वक्त कहाँ है और उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? हाँ, वो जब वो ग्रेजुएट हुआ 212 में और 11-12 के अंदर, हम्म। तो उसको पहली जॉब मिली थी बाइको के अंदर। ओके। ये बाइको वही जगह थी जहाँ पे उसको हमने इंटर्नशिप्स कराई थी। उसी ने उन्हीं ने उसको हायर करा। हम्म। फिर उसको सप्लाई चेन का उसका एक्सपीरियंस हुआ, एंड देन ही गॉट अ जॉब एट कराची इलेक्ट्रिक। सो ओ। करंटली ही इज असिस्टेंट और एसोसिएट मैनेजर ओवर देयर। हम्म। और हमको वो हमारा पहला था, जिसको हम कहते हैं कि ये था जिससे हमने सब कुछ स्टार्ट किया। सही। अनफॉर्चुनेटली हमने दिए तो 4 स्कॉलरशिप्स थी, लेकिन उनमें से 3 जो थे बीच में ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, हमारे पास अपना क्राइटेरिया भी है कि हम अगर हमारे को आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे जिस तरह हम चाहते हैं, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। ओके। लेकिन ड्रॉप करने से पहले उनको हर एक को वार्निंग जरूर मिलती है 1 साल की, कि अपने आप को इम्प्रूव कर लो। सही सही इसलिए कि सही। बहुत ही विगरस ये इसमें काम करना पड़ता है। हम्म। इसलिए अब माशाल्लाह से हमारे पास जितने आते हैं वो जाते नहीं है, इसलिए कि उनको पहले से मालूम है कि उनके उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सही सही सही। चलें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपने 2006-7 से लेके आज 2022 तक कितनी स्कॉलरशिप्स आपने दी हैं, मुझे ज़रा तफसील में बताएं। और ये सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं ये एनईडी से हैं, एनईडी के स्टूडेंट्स की हैं? अच्छा सवाल है ये आपका। ज्यादातर हमारी स्कॉलरशिप, बल्कि यूं कहा जाए कि 2 साल पहले तक हमारी सारी स्कॉलरशिप्स जो होती थी वो एनईडी के अंदर के लिए होती थी। सारी की सारी स्कॉलरशिप हमने कोई अब तक कोई अराउंड 5.5 पौने 6 सौ स्कॉलरशिप्स दी हैं। हम्म। और एक स्कॉलरशिप के ऊपर हमारा आज का, अगर मैं आज का काउंट करूं रुपए, तो एक स्कॉलरशिप के ऊपर हर साल हमारे कोई अराउंड 850 खर्च होते हैं एक स्कॉलरशिप पे, ईयरली। हम्म। तो मेंटेन करने के लिए नंबर्स तो बहुत हो सकते हैं हमारे पास। इस वक्त भी, अभी हमने नए इंटरव्यूज नहीं लिए हैं, इस वक्त भी हमारे पास 180 स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस आई हुई हैं। और हमें अफसोस ये होता है कि हमारे पास 85% जो अभी हमने जो सिलेक्ट करते हैं लोग, उनकी फैमिली की इनकम जो होती है वो 25,000 रुपए से कम होती है। अच्छा। तो ये वो क्राइटेरिया है, उसमें आपको कसाई के बच्चे भी मिलेंगे, चौकीदार के बच्चे भी मिलेंगे, नायब कासिद के भी बच्चे मिलेंगे, चपरासी के भी बच्चे मिलेंगे, उसमें आपको पुलिस कांस्टेबल के भी ऐसे बच्चे मिलेंगे। हमारे पास किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि फाटा से आई है। हम्म। और हमारे पास ये समझें कि ऑलमोस्ट हमने, यानी कि परचून की दुकान तक वाले हैं हमारे पास। सही सही। और लेकिन इन सब ने बहुत अच्छी बात करी है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि ये मैं उनके वालदेन को, हम जब हम अपने उनके वालदेन से बड़ा इंटरेक्शन होता है हमारा, इसलिए कि हम समझते हैं कि जब तक वालदेन इसमें शामिल नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो वालदेन को इन्वॉल्व करके हम उनको साथ लेके चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं हमेशा उन लोग को, वालदेन को ये कहता हूँ कि आप अजीम है, इसलिए कि आपने अगर नहीं पढ़ा लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और और सबसे बड़ी बात है, बच्ची को पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, एनईडी तो बहुत, मतलब एनईडी में एडमिशन होना, एनईडी में पढ़ना खुद एक बहुत बड़ी बात है। नर्सरी से लेके उस स्टेज तक लाना कि ये बच्चा एनईडी के लिए काबिल बना, स्कॉलरशिप तो बात की बात है, मतलब काबिल बना, उन मतलब उन माँ बाप को सलाम है कि जिन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो एनईडी में तालीम हासिल कर सके या एनईडी में एडमिशन ले सके। सो इट्स रियली गुड। ये बाकी सही बात आपने कही, उनको मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई है अब, कि गुर्बत से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है तालीम। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे आ, वो जो कहते हैं प्लेसमेंट के वक्त कोई सिफारिश नहीं चलती, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप में कॉम्पिटेंसी है ना, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आपको एक नहीं रखेगा, 5 रखने वाले बैठे हुए हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रखती हैं। ये और बात है कि हमारे यहाँ
कराची के अंदर कोई फेडरल गवर्नमेंट या सिविल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो बहुत अच्छी हायरिंग कर रही हैं आजकल। ऑलमोस्ट यूं कहा जाए कि हमारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं, इस साल हमारे 22 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे। हम्म, और ये मेरा ख्याल है 3 हफ्ते पहले उनका उनको डिग्रीज मिली थी। उनका बहुत बड़ा एक वो कन्वेकेशन हुआ था। और मेरा अपना जो मेरी आज तक की जो मुझे वो है, उस 22 में से 17 लोगों को जॉब मिल चुकी है, अच्छा। स्टार्ट कर चुके हैं जॉब। और बाकी जो हैं या तो वो इंटर्नशिप के ऊपर हैं, या फिर उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं फाइनल। तो हमें यकीन होता है कि दिसंबर के आखिर तक हमारे बच्चों सबको जॉब मिल जाएगी। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू आता है आ रहा है, वो जॉब का है। जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। कराची इलेक्ट्रिक किसी जमाने में 100 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लेता था। आज पूरे साल के अंदर 3 या 4 लेता है वो, इसलिए कि उसने अपनी प्रोडक्शन तो बंद कर रखी है। और वहीं पे काम आते हैं वही बच्चे सारे। अच्छा सोहेल भाई, आपने जैसे के इलेक्ट्रिक का नाम लिया, मुझे पता है वहाँ एंग्रो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। फौजी फाउंडेशन वाले बहुत जबरदस्त यस। काम कर रहे हैं, पीएसओ पीपीएल वाले। सो कभी आपने उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की कि आप फंड करें और या आप हमें सपोर्ट करें, सो हम आपको एक वर्क फोर्स बना के, अच्छी काबिल वर्क फोर्स। क्योंकि मुझे पता है कि एंग्रो और जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको भी बहुत ज्यादा एक मुश्किल रहती है अच्छी वर्क फोर्स और काबिल बच्चों की। क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में भी ये चक्कर हो गया है कि वहां पर जो बच्चा पढ़ता है वो वहां नहीं रुकता, वो फिर आगे निकलने की कोशिश करता है, ग्रेजुएट करता है, उसके बाद वो यूरोप या कनाडा आजकल या यूएस में, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी इसमें फॉल्ट नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो इस तरह का कोई प्रोग्राम है, आपने कभी मल्टीनेशनल कंपनी से इनके साथ कभी कोलैबोरेट करने की कोशिश की? हमारा एक प्रोग्राम है इंटर्नशिप का, हम्म, जिसमें हमारे पास इस वक्त कोई 17 डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं। उसमें एंग्रो भी शामिल है। एक आजकल पिछले 3 साल से एंग्रो के पास हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं। 2020 कोविड से पहले गया था एंग्रो, और उस बच्चे को एंग्रो ही नहीं हायर कर लिया है, वहीं पे काम करता है आजकल। और लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो या तो टोयोटा, होंडा, और हमारे पास पीछे बाइको, हम्म, हमारे पास फूड्स के अंदर नेशनल फूड फूड अच्छा, इंजीनियरिंग के बच्चियां जो हैं वो नेशनल फूड में हमारी एक जो 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 कि एक सबसे पहली ग्रेजुएट थी फूड इन की, वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी। और वो इस वक्त मार्केटिंग के अंदर है, नेशनल फूड्स के अंदर। जबरदस्त। तो ये चीजें जो है ना, ये इस तरीके से आप वो करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसी तरह निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सो सो और सो अगर मैं बोलूँ कि आपने अपने एजेंट्स हर मल्टीनेशनल में फैलाए हुए, तो ये गलत नहीं होगा? होपफुली ऐसा वक्त आ जाए हमारे पास। हमने 2020 के अंदर एक वहाँ पे अपना एक प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर हमने तमाम बच्चों को जो कि पढ़ रहे हैं उस जमाने में, उनके वालदेन को बुलाया था। और उनको बुलाया था जो ग्रेजुएट कर गए। आइडिया ये था कि आप बैठ के बात करें, एक दूसरे को बताएं कि मुसीबत आज है, वेट कर लो, ये चली जाएगी। मुश्किलें आज हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, ग्रेजुएशन होने दो, खत्म हो जाएगी। और उस वक्त हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक के पाकिस्तान के जो मैनेजर्स थे, वो आए थे, और उन्होंने हमसे कुछ वायदे करे थे कि हम करेंगे। हमारा इशू ये सबसे बड़ा ये है कि हम इस वक्त सिर्फ यूएस के बेस्ड नॉन प्रॉफिट हैं। अभी हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनेगी, क्योंकि हम यूएस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकते कहीं और दूसरे मुल्क के अंदर, तो वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी। अ, अच्छी बात यह है कि हमने अपना नेक्स्ट ऑफ किन जिसे हम कहते हैं वो बना लिए हैं। आज अगर सुहेल साहब नहीं होंगे तो यहाँ पे चलाने वाले मौजूद हैं, हमारा एक डायरेक्टरशिप है पूरी।
हमारे पास एक एक एडवाइजरी बोर्ड है हमारा। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल यही चीज रेप्लिकेट कर दी है। हमारे ही बच्चे जो हमारे प्रोग्राम से निकले हैं, अब वो वहां पे पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट भी है, उनमें एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, और एक पूरी टीम है डायरेक्टर्स की। 9 लोग वहां पे भी हैं जो कि यही काम जो हम करते हैं ना वो वहां के लिए कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि जब जूनियर बच्चे अपने सीनियर्स को देखते हैं कि यार ये लोग कर रहे हैं इस तरह काम, तो कल मुझे भी यही काम करना है। तो आपने एक सवाल किया था ना कि क्या आप कमिटमेंट लेते हैं? हम कमिटमेंट तो लेते ही हैं। वीडियोस दिखा देंगे हमको, भेजते हैं हमको। स्कॉलरशिप लेने के बाद एक ओथ होता है जो वो उनको लेना पड़ता है। अब वो ओथ वीडियो की रिकॉर्डिंग के अंदर भेजते हैं हमें। लेकिन उनको पूरे 4 साल ये दिया जाता है सबक के झूठ तो नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना। और अगर जब झूठ नहीं बोलोगे ना, तो बाकी तमाम चीजें, सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। तो वो फिर उनको समझ में आता है ये वाली बात कि हाँ, मुझे कल इसी जगह पे उमैद साहब की जगह खड़ा होना है, ताबिश साहब की जगह खड़ा होना है, जो आज हमसे 4 साल पहले, 6 साल पहले निकले थे, 8 साल पहले निकले थे। तो ये एक कंटिन्यूस चीज जो है, ये मैं इस पे सबसे ज्यादा प्राउड हूँ कि मेरे वो बच्चे जो कि मेरे प्रोग्राम से निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हो गए हैं कि ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़े हैं, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के हम लोग जैसे लोग जो होते हैं छोटे से, वो सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और दिल बदलने का काम अल्लाह का है। जब वो बदलता है, स्पिन होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हर दफा हम मैं अपनी जो मीटिंग्स होती है उसको मैं इसी पे खर्च खत्म करता हूँ कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक काम था पैगाम पहुंचाना, और उसके बाद खुदा रोक देता था उनको, कहता था बस तुम्हारा काम है वो पैगाम पहुंचा दो, उसके बाद उसको मुझे सीधे राह पे लेके आना है या नहीं आना वो मेरा काम। तो हम यही कहते हैं कि दुआ करो तुम उनमें से हो जिनको अल्लाह राह दिखा दे, ना कि उनको जिनको भटका दे। तो ये जो है ना, ये वाली बात बहुत वो है कि हम गाइड तो कर सकते हैं। और यही वजह होती है कि हमको बीच में बहुत अफसोस के साथ हमको अपने आप से जुदा करना होता है। वो एक इसलिए कि आप जब किसी को लेते हैं तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि मैं इसको छोड़ दूंगा। तो वो जब हमको उनको खत्म कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो एक बड़ा टचिंग मोमेंट होता है मेरे लिए तो, खास तौर पे। हमारे दूसरे साथी तो मुझसे ये कहते हैं कि यार वो वाला डिसीजन हम पे छोड़ दिया करो, इसलिए कि तुम 4 दिन तक तो पहले सोचते रहोगे, उसके बाद फैसला करोगे। तो कि यार दूं नहीं दूं, चलो 1 साल और करवा दूं, अभी 1 साल तो रह गया है। तो लेकिन हम हमारे साथियों ने मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, ये बहुत हमारे साथी थे जो। आपके एक सवाल का जवाब रह गया कि क्या हम सिर्फ एनईडी में देते हैं मैं उसी पे आ रहा था मैं। स्कॉलरशिप? हाँ, तो जी। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि मैंने बताया ना कि 2 साल पहले तक तो सिर्फ एनईडी में देते थे। 2 साल के अंदर हमने एक नोट करा, वो ये करा कि हमारे पास बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर आए हमारे से बात करने, और उनसे कहने लगे कि यार मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत गरीब है, और वो इधर पढ़ना चाहता है। कोई मुल्तान में है, कोई पेशावर पे है, कोई कोयटा में है, और कोई कराची के अंदर डॉ में है, उस्मान यूनिवर्सिटी के अंदर है, सर सैयद में। तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए, हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ एनी का बना हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर हमने अपना एक्सपेंड करा है। इस वक्त हमारे पास 9 अदर यूनिवर्सिटीज हैं जिधर अच्छा। हम स्कॉलरशिप देते हैं। ये स्कॉलरशिप्स हम सिर्फ उन्हीं पैसों से देते हैं जो कि स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक साहब आए, उन्होंने कहा यार मैं अपने भांजे को करना चाहता हूँ, उसकी मुझे मालूम है उसकी अम्मा अब्बा नहीं कर सकते उसको अफोर्ड, लेकिन पढ़ने में बड़ा अच्छा है। तो हमको कहते हैं कि आप करेंगे, क्योंकि आपको बताया ना कि क्या पैसे की बात नहीं है सिर्फ, तो बात की बातें भी तो है ना। तो हम पहले पूरा अपना जो हमारा प्रोसेस है ये उससे बढ़िया गुजारते हैं उसे। है। जब उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो फिर पैसे जो है ना,
जो स्पॉन्सर होता है फिर वो उसके पैसे यूज होते हैं, अगर वो स्पॉन्सर हट जाता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं दे सकते। सही इसलिए सही कि वो हम जो जो कुछ कर रहे हैं ना वो हम एनईडी के नाम से कर रहे हैं। सही। हमारा ये जो सब कुछ है ये सिर्फ उसके लिए है, लेकिन अब अगर कोई आता है इस तरह से तो अब हम मना नहीं करते। लेकिन ये है कि हम फिर ये कहते हैं कि फिर आपको इसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उनका भी बात सही है। कहते हैं अगर हमने दे दिया वो कहेंगे मामू के पैसे आ रहे हैं उड़ा दो। सो जो आप जो बोल रहे हैं, आपके पास दो प्रोग्राम, एक तो एनआईटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको आप पूरा आप टेक केयर करते हैं और आप उस बच्चे को फ्रॉम 0 to 100 उसको स्टार्ट टू एंड उसको करते हैं। और दूसरा जो मैं समझाऊं वो ये है कि अगर लेट्स सपोज मुझे अपने किसी भांजे भतीजे को सपोर्ट करना है तो वो थ्रू आपके कर रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आप उसकी तरबियत भी करेंगे, आप उसको पुश भी करेंगे, आप उसकी स्क्रूटनी भी बिल्कुल। करेंगे। और अगर वो आपके स्टैंडर्ड पे नहीं हो रहा तो तो आप अपने छोड़ देंगे। स्पॉन्सर को बोल देंगे कि ही इज नॉट वर्थ इट। या ऐसा ही है। एब्सोल्युटली सही डिस्क्राइब किया तुमने ताबिश, बहुत सही डिस्क्राइब किया। ये सही मैं आइंदा से इसी तरह डिस्क्राइब किया। ये वाली बात समझाने जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लोगों को। सही सही सही। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा ये वाली बात। देखो हम हमारे सबके खानदान के अंदर, मेरे समूह के अंदर भी बहुत लोग हैं। जी जी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक आदमी कर लो ना तो बाकी सब हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत लोग हैं। एक अनफॉर्चुनेट बात कहूंगा कि हमारे जो ज्यादातर डोनर्स जो हैं वो नॉन एनिडियंस हैं। अच्छा। हाँ, मिशिगन के अंदर तो आपको मालूम है ना कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं माशाल्लाह वो किस तरह से डोनेशंस देते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम बड़ा फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मेरे कई जानने वालों में कई लोगों को, जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था हमें। हम्म, बाय द वे जो आप पहली वो हमारे डिनर में आए थे, जी जी ये हमारी तारीख का पहला डिनर था। जी। और उसके अंदर भी हमने आपने देखा होगा फंड रेजिंग नहीं करी। यही आपने सिर्फ इसलिए कि अपने हमारा बिजनेस एजुकेशन का करने ताल्लुक है, हम चाह रहे थे कि एग्जैक्टली। लोगों को एजुकेट करें कि हम क्या कर रहे हैं। जी अगर वो इस काबिल समझते हैं हमें तो फिर दें हमें, वरना कहीं उधर पैसा दें जहां पे वो समझते हैं उनका दिल ठुका हुआ है उस पे दें। सही सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देने वालों की तो कमी नहीं है। बेशक। और मैंने वही बोला कि आपका जो डिनर था उसमें आपने प्रेजेंटेशन, तो वही मैंने देखा था, मैं काफी देर वहां रुका था और मैं आखिर तक नहीं रुक सका था, मैं पूरी नहीं, लेकिन जितनी देर मैं रहा था मैंने वही देखा था कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आप बता रहे थे कि जो आपने बीज बोए हैं वो आज कहाँ हैं, कितने बड़े दरख्त बन गए हैं और उनके क्या फल आज मतलब आपको मिल रहे हैं या इस पाकिस्तानी उनके कौम को मिल रहे खानदान वालों को मिल रहे हैं सर तो। हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। सो मैं जब जितनी देर वहां था मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा सुना। और जैसे आपने कहा वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर्स और एनईडी के हवाले से नहीं थे, तो मैं काफी लोगों को वहां जानता था, लेकिन मैं आखिर तक मैं देखता रहा जितनी देर मैं वहां था। आप लोगों ने कोई बिडिंग नहीं की जो अमूमन फंड रेजिंग डिनर्स में होता है, आप लोगों ने कुछ नहीं, आपने सिर्फ अपना जो मिशन था वो उन लोगों को मैं ख्याल में एक्सप्लेन किया, तो विच वॉज रियली गुड। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे को तो अपना वो नजर आता है। गोल जो था, आप किसी से पूछे, मैंने स्कूल्स बनाए। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर 15 लाख स्कूल्स हैं। ठीक है, हमारी जरूरत। और जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा पैसा लेती है, उसके टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो होंगे वो 1500 होंगे। आप अमाउंट ऑफ मनी देखें, डोनेशंस के अमाउंट देखें। एक और बताऊं, इस एग्जांपल दो। आप कंपेयर करें, आपके पास दो हॉस्पिटल्स हैं, एक इस तरह का जो कि डोनेशन से चल रहा है, एक लेट्स से सिविल अस्पताल। द नंबर ऑफ पेशेंट्स seen by civil hospital compared to that other donated hospital is no comparison. तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप यूएन का चार्टर पढ़े हैं तो उन्होंने उसको ह्यूमन राइट्स में डाला हुआ है। इसलिए कि वही कहते हैं कि ये वो चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैंडल कर सकती। इनको हैंडल करने के लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत होती है। हेल्थ केयर उसमें एक है। बच्चों की तालीम जो है ना, K-12 वाली, वो नेसेसरी है। ठीक है ना। ये वो दो जगह हैं जिसके अंदर आप कितना भी पैसा डाल लें भरेगा नहीं कभी भी, इसलिए कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होगी।
जो एक गवर्नमेंट के पास होती है। उसके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिविजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अब सिटीज होती हैं, और उसके ऊपर प्रोविंस होता है। तो एक पूरा सिस्टम है उनका, उनको मालूम है किस तरह जाएगा। अब अगर वो ही सही नहीं कर रहे तो वो एक मैनेजमेंट का इशू है। तो जी ये देखना हमको बहुत जरूरी है कि हम जो $1 है, आप कहते हैं ना, स्ट्रेच करो उसको, जी 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 ज्यादा से ज्यादा उसकी यूटिलिटी और वैल्यू क्रिएट करो। वो हमें बहुत देखना चाहिए। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जब भी देखो, कि ये देखो कि हमारी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट जीरो है। हमारे यहाँ सब वॉलंटियर रहते हैं, ओके, कोई पैसे नहीं लेते किसी चीज के। 100% तो नहीं कहूंगा मैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको हमारे 5-6 साल के जो IRS के फॉर्म्स मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना कलेक्ट किया, कितना लोगों को दिया। हम पिछले 2016 से टॉप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है USA की। अम, बहुत छोटे से हैं हम, कोई बड़े नहीं है। हमारा टोटल बजट 75 से 80 हजार डॉलर का है साल का। हम्म, बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उतना ही स्ट्रेच करें जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं। हम्म, हम्म, जितना हमें मालूम है कि हम उतनी कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगेन, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा था, गुर्बत मिटा नहीं सकते आप कुछ लोगों को कम कर सकते हैं। तो जैसे मैं NED का एग्जाम्पल दे रहा था ना, कि 12,000 हैं और हम 12,000 में से 70 लोगों को दे रहे हैं। सही, लेकिन अगर हम उन 70 को देखें जो कि प्राइवेटली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, हम सबसे बड़े। तो आप देख लेना, 12,000 में से अगर आप वो निकाल दें, PhD स्टूडेंट निकाल दें और मास्टर्स के स्टूडेंट निकाल दें, तो 9,000 रह जाते हैं। अब 9,000 में से को ग्रूम करना, उनको मैनेज करना, 9,000 को आसान है या 20 करोड़ को? ये जो सवाल होता है ना, जब ये बताता है कि आप किसको, जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट अंदाज से एक चेंज ला सकते हैं। सो आप क्वांटिटी पे नहीं जा रहे, आप क्वालिटी पे जा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप और चाहें हम तो। बिल्कुल क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं जा रहे, और क्वालिटी पे जा रहे हैं। और दूसरा ये देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सही तो सही 9,000 में मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सही। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, बहुत बड़ी, यहाँ की बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। और वो पिछले 15-20 साल से ज्यादा तो मैं देख रहा हूँ उसको काम करते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह से। हम्म, अगर आप उनसे पूछें कि आपने पूरे पाकिस्तान में कितने गांवों तक पहुंचे हैं आप, ठीक है ना, इसलिए कि वो जो आप काम कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो वो कितने गांवों तक आपकी रसाई है, और उसको कंपेयर करें आप पूरे पाकिस्तान के गांवों से, यही से कंपेयर करेंगे ना, सही तो वो इम्पैक्ट जो होता है ना, कि आपका पैसा का की क्या जो इम्पैक्ट होगा वो कितना होगा। चाहे वो बूंद हो, लेकिन अगर एक बूंद एक कागज के ऊपर टपकेगी ना, तो वो छेद करती भी निकल जाएगी। सही लेकिन अगर आप एक इतना बड़ा पत्थर भी एक पहाड़ पे मारेंगे ना, वो टस में मस नहीं होगा अपनी जगह से। सही। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बिलीव करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमको उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारा रीच है, सही। जितनी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, बस। चलो, अच्छा सोहेल साहब, आखिर में एक मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में एनएडी में है और वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहता है, या वो आपके इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करना चाहता है, या तो उसकी क्या शराइत हैं, और उसकी वो बच्चा कहाँ जाएगा? मैं आपकी वेबसाइट तो टैग कर दूंगा, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल, कहाँ जाएगा, उसको क्या करना होगा? क्योंकि आप तो यहाँ बैठे, वहां पर कौन है, मतलब वो बच्चा कहाँ जाएगा? हम जरा उसको डिस्क्राइब बहुत कर। बहुत अच्छा सवाल है यार। ये इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं आपको और आपका चैनल देखते हैं और उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो वो भी ये वाली बात बताएं। हमारी स्कॉलरशिप जो है, मैंने जैसे बताया कि प्योरली NED के लिए होती है शुरू में, ठीक है ना। तो NED का कोई भी बच्चा, हमारा जो हमारे पास वेबसाइट है, और वेबसाइट के ऊपर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है।
वहां पे आप जब लैंड करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यही नजर आएगा कि अप्लाई करना है। तो और अप्लाई आप जब करते हैं तो हर बच्चा जो है स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई करता। हमने बताया था ना, हम लैपटॉप भी देते हैं। जी जी जी। तो उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो वो आपसे सवालात करते हैं मुख्तलिफ, और उससे पूछते हैं कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है सिर्फ, लैपटॉप तो मेरे पास है, या लैपटॉप की ज़रूरत है पैसे तो हैं, या मेरे को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर हमारा जो स्केड्यूल होता है, जैसे आजकल हम एप्लीकेशन ले रहे हैं अभी भी, 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। 30 नवंबर को हम क्लोज हो जाएगी साइट। लेकिन जो लोग लैपटॉप्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए फरवरी में तक का जमा कर सकते हैं। तो हम 2 दफा लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 दफा कभी कभार हो जाता है। तो एक हम करते हैं कि फरवरी के अंदर, और दूसरी करते हैं अप्रैल के अंदर। तो फरवरी तक लैपटॉप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन जो जिन्होंने उस वक्त अप्लाई किया होता है उनको हम अप्रैल के अंदर देते हैं। स्कॉलरशिप में ये होता है कि 30 आखिरी दिन है। 15 दिसंबर तक हम उनको बता देते हैं कि किन किन का हमने लिस्ट के अंदर हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कोई 4 से 5 दिन चलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे कराची से हमारे पास 5 लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू में शामिल होते हैं। हम लोग यहाँ पे होते हैं अमेरिका में। हम लोग पहले शुरू में तो हम ये करते थे कि सबको एनईडी बुला लिया करते थे, और वहां पे एक एक करके लोग आते थे और इंटरव्यू होता था, हम यहाँ से बैठ के सवाल कर रहे हैं। वो कोविड के बाद हमको एक नई चीज अल्लाह ने दी, और वो ये थी कि जैसे हम पुराने जमाने में जब हम करते थे ना, तो हमको ये होता था कि अच्छा इसने ही लिखा है कि इसकी घर के अंदर इसका जो बिल होता है, हम बिल देखते हैं, एक कई चीजों में से एक है ना उसका केई का बिल देखते हैं कि बिजली कितनी खर्च हुई है घर में। उससे एक अंदाजा हो जाता है कि घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो लेकिन हम उसके बावजूद लोगों को भेजते थे जाके। 200 हैं, 200 के तो घर नहीं आ सकते, तो हम कहते थे कि रैंडमली 15-20 के घर सेलेक्ट कर लिए और पहुंच गए, और उसके तस्वीरें वगैरह खींच के ले आए और दिखा दी, कंपेयर कर लिया कि कैसा है। अब यह है कि कोविड के बाद हमने घर से ही इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं। आपका अंदाजा तो हो उसमें जाएगा। एक ही होता है कि ऐसा करो मियाँ, तेरा घर तो दिखाओ अपना, सही सही सही। चलो वालदेन से तो मिलवाओ। तो हम सही। उसी वक्त वालदेन से भी मिल लेते हैं, उसी के अंदर हम घर देख लेते हैं। और घर देख के आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो जो बच्चे होते हैं, इंटरव्यूज होगा, हमारा इंटरव्यू चलेंगे 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, और 31 तारीख को हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। सही। हमारे अनाउंसमेंट के बाद 6 हफ्ते के बाद हम उन सबको एनईडी के अंदर चेक मिल जाते हैं। सही। और तो वो स्कॉलरशिप का जो पोर्शन है ना, वो काम खत्म हो गया। जैसे ही हम उनको सेलेक्ट करते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है बहुत बड़ा, हम उनमें उनको ऐड कर लेते हैं, ताकि जो सीनियर्स हैं अब वो उन जूनियर्स को बताना शुरू करेंगे क्या एक्सपेक्ट करोगे। सही। आने वाले मंडे को हमारी वहाँ पे बच्चे जो हैं वो गैदर होते हैं जनरल बॉडी के लिए, अच्छा। और वो इकट्ठा होते हैं, और जो सीनियर्स होते हैं ना, जो वो जूनियर्स को बताते हैं कि देखो अभी तुमको यहाँ यहाँ ये करना है, एजुकेशन के बारे में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है और अपने ग्रोथ के लिए क्या करना है। सही। ट्रेनिंग कैसे करनी है, किस जगह से फ्री मिलेगी, किस जगह से पैसे से मिलेगी, किस जगह से आपको स्कॉलरशिप लेनी होगी, किस तरह से आप जाएंगे उनके पास कहेंगे कि कम कर दो पैसे, और फिर किस तरह से आप अप्लाई करोगे हमारे पास कि वो पैसे दिए जाएं। तो सही। वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जूनियर्स को सीनियर सिखाते हैं, सही और ये प्रोसेस फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। सही सही सही। तो अगेन एक वर्ड है कॉमरेड। जी। एनईडी के अंदर जब हम पढ़ते थे तो कॉमरेडशिप होती थी। सही। हम किसी भी पॉलिटिकल अलायंस हमारा हो, हमारी पॉलिटिकल नजरियात में डिफरेंसेस हों, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब एनईडी की बात आती थी ना, सब मिल जाते थे। मैं सही। अभी कन्वेंशन में गया हुआ था लास्ट वीक, और कोई 550 से ज्यादा, 650,
हाँ 650 के से ज्यादा के करीब लोग थे। हम्म, और मैं उसकी एक सीरीज हमने करी थी एडवाइजर्स के नाम से। अ, और हमारे जो सीनियर्स थे, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब इंजीनियर्स हैं अमेरिका के, उनके इंटरव्यूज हैं छोटे छोटे से। तो और सही। वो क्या है, एडवाइस है जो जूनियर्स को दे रहे हैं। वो सही। जहां तक वो पहुंच गए हैं ना, वो पहुंचने की जराए क्या हो सकते हैं। हर एक का रूट तो डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीजें आपको जो मालूम होनी चाहिए ना आगे जाने के लिए, तो वो बताते हैं। तो वो कॉमरेडशिप जो होती है ना एनईडी के अंदर, अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हर आदमी अपनी अपनी कर रहा है। मैं बढ़ के आगे, मैं अच्छा कर लूं, मैं कर लूं। वो जो होते हैं ना, हम खत्म हो गए। खत्म हो गया। मैं हो गए। मैं हो गया। तो वो कोशिश हमारी ये होती है कि इन बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुम सब एक हो। तुम एक को तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ होनी चाहिए। ये है वो कॉमरेडशिप जिसको हम कोशिश करते हैं कि आखिर में जब वो निकले ना, तो उनको मालूम हो सीनियर का एहतराम किस तरह का, जूनियर को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये उनको पता होना चाहिए। और एक सिलसिला है, देखो, जब तक जिंदगी है उस वक्त तो चलाएंगे। उसके बाद उम्मीद ये है कि इसको वो बच्चे जिन्होंने यहाँ से इससे इस्तेफादा हासिल किया है ना, आई बस मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो जिस तरह अब आगे आए हैं, इसी तरह से उनके पीछे वाले भी आगे आए और इस तरह के सिलसिला बन जाए। हमारे पास इस वक्त 122 ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है। इस साल हमारे पास 76 के करीब स्कॉलर्स हैं। इस साल इस साल फिर कोई 20 के करीब स्कॉलरशिप वाले ग्रेजुएट होंगे। तो मैं उसी से ये कह रहा था कि ये समझ लो कि हर साल 20 से लेकर 25 तक का एक टोला निकला करेगा। अब अब आगे से सालों में तो बड़ी तेजी से आपके नंबर ग्रेजुएट्स के बढ़ेंगे। और एक वो वक्त आएगा कि एक सस्टेनेबल नंबर हो जाएगा हमारा, कि अगर हर एक ने भी 1,000 रुपए भी महीने के डालने शुरू करे, तो 12,000 रुपए महीना का साल का बना। 12,000 को अब आप मल्टीप्लाई करें 500 से, बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अमाउंट बनेगा ना। तो तो पैसे का तो हो गया। अब वो जो दूसरी चीजें हैं, वो तरबियत वाली बात आपकी, उसके लिए भी मेहनत करोगे इसी तरह से। तो ये होता है, होगा इंशाल्लाह। हम कोशिश कर दी है। अब हमें उम्मीद ये है कि जो बच्चे जो हैं और ये जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारी इतनी में मदद करी है और आज तक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फेस हैं, जी पीछे जी। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो चलें चलें चलते हैं। सुनील भाई, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। और पाकिस्तान में जो लोग बैठे होते हैं उनसे अक्सर मेरी बात हो रही होती है, तो वो लोग यही एक जुमला होता है कि तुम लोग वहां जाके भूल गए। सो हम्म। मतलब मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ, यार भूले नहीं है। हम लोग यहाँ आके मेच्योर हो जाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ना कि मैं फलां के लिए कुछ करूं या फलां के लिए कुछ करूं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एज अ कॉम, एज पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ यूएस में आके या यूरोप में या कनाडा में जाके एटलीस्ट हम लोग की ब्रेन वॉशिंग ऐसी हो जाती है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर कम्युनिटी, नॉट फॉर इंडिविजुअल पर्सन। सो मैंने जब आपसे मिला, मुझे बहुत ही खुशी हुई, और बड़ा मतलब जबरदस्त आपका एक मिशन है। एंड आई होप कि ये मतलब आपके, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन असल मिशन वही होते हैं कि आपके बाद भी आप ऐसा काम करें कंटिन्यू। कि आपके बाद भी लोग आपको सालों साल याद रखें कि आपकी एक काविश थी। और वो नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन को याद रखे हैं, इंसान को याद करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश रहेगी, सब कुछ रहेगा। जो अभी आपने कम्युनिटी की बात करी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 साल पहले हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया था अमेरिका में। मैं डे टू डिज़ाइन के नाम से और एएमयू इन्वेंट के नाम से हम K-12 ग्रेड 2 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को इन्वेंशन सिखाते हैं। हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान में लॉन्च किया वो प्रोग्राम, जस्ट और लाइक हमारे एनईडी स्कॉलर्स ने वहां पे उन छोटे बच्चों को पढ़ाया।
सही। और अगर आप उसकी वीडियो जाके देखें तो वो चौथी क्लास के बच्चे ने और पांचवी क्लास के बच्चों ने किस किस तरीके से नई नई चीजें बनाई। और फिर हमने उनको एनईडी बुलाया अच्छा। ताकि उन बच्चों को ये मालूम हो कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे आना है, या इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है। सही सही और सही। फिर वहां पे वाइस चांसलर ने उनकी बहुत हिम्मत अफजाई करी, यानी कि आई वाज स्टन कि जिस तरह डॉक्टर सरोज लोधी ने उनकी पजराई करी है, उनको अप्रिशिएट किया है। और फिर आखिर में ये तक कहा कि अगर तुम लोगों को लैब्स की जरूरत हो तो पूरी एनईडी की लैब्स में कहीं भी आगे काम कर सकते हैं आप लोग। तो जबरदस्त। ये वो एक चीज है जिससे हमने यहाँ की कम्युनिटी को वहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलाने की कोशिश करी है। सही सही सही। ये साल ये चलता रहेगा। इस साल भी हमारा इरादा है, पिछले साल 7 टीमें थी, इस साल हम 14 टीमों के साथ आ रहे हैं। और फिर हमारा एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी जाएंगे सही लोग। और वही बात होगी, जो आना चाहते होंगे तो पैसे नहीं होंगे तो हम स्पॉन्सरशिप ढूंढेंगे यहाँ से, उनको बुलाएंगे यहाँ पे ताकि वो आए। वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सही सही हमारे कई बच्चों को वैसे यहाँ पे जब वो पढ़ रहे थे तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स पे आए हैं। सही फुल स्कॉलरशिप अमेरिका की और कनाडा की लेके आए हैं पढ़ने। सही। अभी भी हम इस वक्त एक अमेरिका में है लड़की, और एक कनाडा के अंदर है जो कि फुल स्कॉलरशिप्स पे है। और सही। अभी भी आ रहे हैं, 3 और आ रहे हैं। जबरदस्त। चलें सुहेल भाई, थैंक यू सो मच थैंक यू आप। यार, बहुत आपका मजा आया। थैंक यू, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया हमें। थैंक तो यू, आपने इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से जो पाकिस्तान में ये बच्चे बच्चे हैं उनको फायदा हो, और कल को कोई बच्चा बच्ची जब वहाँ से फारूक तहसील हो तो वहाँ से पास आउट हो तो वो बोले कि हाँ भाई हमने इस पॉडकास्ट को देखा था, यहाँ से हम लोग पहुंचे थे। सो दैट शुड बी अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। एनी टाइम। और मैं कहूंगा लोगों से कि अगर वो किसी को जानते हो, जी अगर फर्ज करें वो एनईडी में भी नहीं है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। जी। हो सकता है कि हम जब किसी को बताएं कि यार हमारे पास 3 बच्चे ऐसे आए हैं जो कि इस स्कूल के हैं, इनके पास सख्त जरूरत है, हमने इंटरव्यू लिया है उनका, क्या आप फंड कर सकते हैं उन्हें? सही हो सकता है कोई अलग से आ जाए कि हाँ यार मैं कर दूं। तो तुमको तो मालूम है माशाल्लाह से, यहाँ पे अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं तो वो सुनता जरूर है। सुनता जरूर है, सही कह रहे हैं। तो तो यप। प्लीज अप्लाई करें आप लोग, और फिर देखते हैं हमसे जितना भी हो सकेगा। लेकिन सही। एनईटी के लिए तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, थैंक यू फॉर थैंक यू। योर टाइम। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक थैंक यू। यू।